चलो, तो अभी तक हम लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है ना। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कल कुछ पीवाईक्यूज करा रहे थे, बाकी जो रह गया है वो ट्राई करो। और अभी पूछ सकते हो डाउट में, या डाउट क्लास में भी पूछ सकते हो। क्या करना है बताओ। तो आगे चलो कंटिन्यू करूँ। यस सर। आगे स्टार्ट करें। तो आगे में क्या है ना, ये मेनली आगे क्या दो पोर्शन बचता है स्टैट्स में, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस। ये हो जाएगा तो जिस बैच का जो मैथ्स पोर्शन बचा है फिर वो करवा दूंगा। मैथ्स में मेनली एकलव्या 1 वाले में लीनियर अलजेब्रा बचा हुआ है ना। और एकलव्या 2 में सीक्वेंस सीरीज एंड डिफरेंशियल कैलकुलस ये बचा है ना। तो वो हो जाएगा उसके बाद। तो अभी एक है ना अभी नया फैकल्टी हमने नेट में, एक मेरा मतलब जूनियर आईआईटी दिल्ली में जूनियर थे वो, तो हो सकता है मैथ के हो सकता है पोर्शन में उनको दूंगा, अगर तुम लोगों को ठीक लगेगा तो उनके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब मैथ्स पोर्शन वो करवा देंगे जो बचा हुआ है, ठीक है ना। सो अभी देखते हैं उसमें। कौन, पवन सर? कौन सर? पवन सर। पवन सर थोड़ी, पवन सर नहीं। पवन सर तो स्टैट्स के फैकल्टी हैं। परिमल सर हैं जो नेट में आजकल क्लास ले रहे हैं, सीएसआर नेट का मैथ्स पोर्शन पढ़ा रहे हैं। तो है ना, तो उनको मैं मैथ्स पोर्शन देखूंगा। और सर डाउट क्लास? डाउट क्लास चल ही रहा है, डाउट क्लास तो मैं ले ही रहा हूँ। चलो, सो यहीं से कंटिन्यू करता हूँ एस्टिमेशन में। ये कंटिन्यूएशन ही, हालांकि ये दोनों रिलेटेड ही है, क्योंकि ये वाला पार्ट है ना, ये एस्टिमेशन का बेसिक था ये, है ना। दिस वाज द बेसिक ऑफ एस्टिमेशन, कि रैंडम सैंपल क्या है, पैरामीटर क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है किसी स्टैटिस्टिक का, और है ना, फिर आगे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ये सब। तो ये कहीं ना कहीं एस्टिमेशन में ये तीन टॉपिक आते हैं मेनली, जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस बोलते हैं ना। इन्फरेंस में ये हो गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और इधर मेनली जो बाकी पोर्शन है ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आता है ना। तो जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है इसका, उसमें एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो गया, दूसरा स्टैटिस्टिक्स इन्फरेंस हो गया। तो इन्फरेंस में लास्ट के तीन टॉपिक आएंगे, बाकी ऊपर जब तक जो कवर किया वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का पार्ट है। तो हाँ जी हाफिज़, तो ये डाउट है। तो अभी डाउट करूँगा, क्लास इसी में चला जाएगा। तो एक काम करता हूँ, सॉल्व करके आए हो तो आगे थ्योरी कराऊँ या डाउट क्लास में कराऊँ? 15, 24, 26, 27, 30, 31। सो डाउट्स में तुम इवनिंग में डाउट क्लास वगैरह भीड़ हो जाती है ना, तुम 11 बजे ज्वाइन करके पूछ सकते हो, या अलग से डाउट क्लास भी रख सकते हैं। एक अलग से हम लोग डाउट क्लास रख लेंगे, उसमें तुम्हारा जो भी क्वेश्चंस रह गया है वो एक साथ पूछ लेना, ये हो जाएगा। तब तक बाकी लोग भी कर लेंगे, कुछ लोग अभी पीछे चल रहे होंगे, तब तक वो लोग भी सॉल्व कर लेंगे। और है ना, तो एक साथ जो भी डाउट्स है उसको एक जगह लिख के रखो। मतलब जब भी डाउट क्लास होती है या कभी डाउट सेशन रखेंगे तो उसमें तुम ज्वाइन करके, या आज भी चाहो तो रात को 11 बजे ज्वाइन करके पूछो। ये है 11, सवा 11 में स्टार्ट होता है, 11:15 के बाद ही स्टार्ट होता है। सो ये है। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना। तो ये जो पार्ट था मेनली, रैंडम सैंपल क्या था, आईआईडी रैंडम वेरिएबल जो है वो रैंडम सैंपल है। और पैरामीटर क्या होता है, जिसके हेल्प से आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हो, चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका पीडीएफ में थीटा और म्यू आता है, मतलब म्यू और सिग्मा स्क्वायर आता है, तो वो पैरामीटर्स है, आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसके हेल्प से डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होता है। और स्टैटिस्टिक क्या था, स्टैटिस्टिक्स फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है। ये जो स्टैटिस्टिक है
this is a function of random sample, function of x1 x2 xn that does not involve any unknown parameter, है ना, उसमें कोई unknown parameter नहीं होगा, तो उसको हम statistic बोलेंगे. और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, तो मेनली स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, एक्स बार हो गया, एस स्क्वायर हो गया, तो इस तरह की ये मेनली है ना, ये एक्स बार जो है एक स्टैटिस्टिक्स है, एस स्क्वायर ऐसे बहुत सारी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है एक्स बार और एस स्क्वायर है, सैम्पल मीन और सैम्पल वेरिएंस, तो मेनली उसका डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसके लिए मैंने थ्योरम लिखाए थे नॉर्मल के लिए, है ना, ये हमने थ्योरम लिखाया था आपको नॉर्मल के लिए कि लाइक अगर x1 x2 xn एक सैम्पल है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से, तो एक्स बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ये लिखाया था. और एक और थ्योरम था n माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर n माइनस वन, बाकी एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, और इसका समेशन लोगे तो है ना, ये सब हमने लिखाए थे ऑलरेडी, तो ये कई बार ना यूज होगा, तो यहाँ से मैं जैसे रिपीट कर देता हूँ, ये थ्योरम हमने पहले लिखे थे, है ना, इट इज़ अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, नॉर्मल से. तो इसके लिए ये था कि जो एक्स बार है ये एक स्टैटिस्टिक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आया था म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, दूसरा है एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ये काई स्क्वायर एन माइनस वन है. तीसरा हमारे पास जो है, जैसे अगर लिखोगे समेसन एक्स आई, अच्छा ये जो क्वांटिटी है ये कुछ और नहीं, जैसे ये तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा ऐसा, एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, यही बनेगा ये, है ना, क्योंकि एन माइनस वन एस स्क्वायर क्या होता है, समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. तो यहाँ तुम अगर कैपिटल में लिखना चाहो तो कैपिटल में लिख लो एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, इस तरह से अपॉन सिग्मा, ये बनेगा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर एन माइनस वन. फिर ये जो अगर लिखोगे एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर आई फ्रॉम वन टू एन, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, काई स्क्वायर एन, ठीक है. कैसे आता है, ईच एक्साइज है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्टैंडर्ड नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर काई स्क्वायर वन, काई स्क्वायर वन को ऐड किया तो काई स्क्वायर एन हो गया, ठीक है. सो नेक्स्ट जो और थ्योरम क्या था इसमें, अभी हमने लिखे थे, या इसमें आगे कंटिन्यू करो, तीन हो गया. चौथा जैसे एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा बाई रूट एन, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, ये तो नॉर्मल जीरो वन है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल ही होगा, लेकिन हमने जो लिखा था पांचवा कल, एक तो एक्स आई माइनस क्या था म्यू बाई एस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया था, लेकिन उसके लिए इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे, इंडिपेंडेंट तो नहीं था, तो है ना, उसके लिए उसको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा. इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन, हाँ इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, टी एन माइनस वन, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा टी एन माइनस वन. ये वैसे ही प्रूफ हो जाएगा, कल हमने एक क्वेश्चन प्रूफ किया था ना, एक्स हंड्रेड वाला या एक्स 98 जो भी क्वेश्चन आया था, तो उस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा. इसकी वजह ये है कि एक्स बार और एस इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए तो यहाँ पे क्या है कि जो ये एक्स बार है और एस स्क्वायर है दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है. तो ये कुछ रिजल्ट है.
सो एक दो और थ्योरम है जिसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसी में। तो यहाँ पे जो है अच्छा, सैम्पल कोवेरिएंस कैसे डिफाइन होगा? तो जैसे हमने, है ना, अभी आपको बताया था सैम्पल मीन जैसे एक्स बार होता है, ये तो मैं डिफाइन किया था ना, सैम्पल मीन एक्स बार है। सैम्पल वेरिएंस भी डिफाइन किया था, है ना, सैम्पल वेरिएंस एस स्क्वायर, तो एक्स बार वाज 1/n समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n। ये एस स्क्वायर था 1/n-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। और हमने सैम्पल मीडियन भी डिफाइन किया था ना। तो सैम्पल मीडियन में सैम्पल मीडियन का क्या डेफिनेशन था? हमने ये भी डिफाइन किया था, सैम्पल मीडियन, याद है किसी को क्या था सैम्पल मीडियन का डेफिनेशन? सर ऑर्डर स्टैटिस्टिक में था एक्स एन प्लस 1/2 एन ऑड होगा तो, अदरवाइज एक्स एन बाई 2 और एक्स एन प्लस एन हाँ बाई 2 मतलब प्लस 1। जस्ट है ना, पहले मेरे पास रैंडम सैंपल साइज n का है, मींस वी हैव n रैंडम वेरिएबल्स। अब उसको हम ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब मिडिल वाला देख लो, जो मिडिल वाला है वो मीडियन है। तो जब n ऑड होगा, सो n प्लस 1/2th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आपका ये आएगा। और जब n इवन होगा, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस एवरेज ले लेते हैं एक्चुअली हम लोग, बट बीच का ऐसे कोई भी नंबर मीडियन होगा, बट जनरली क्या करते हैं हम लोग, एवरेज ले लेते हैं कि n इवन है ना, तो n/2th एंड n/2 + 1th, तो या n प्लस, है ना, तो यहाँ से ये हो जाता है, इसका एवरेज ले लेते हैं। अदरवाइज एनी नंबर उसके बीच का मीडियन रहेगा, तो सैम्पल मीडियन के लिए ये यूज़ कर लेते हैं। एंड आता है सैम्पल कोवेरिएंस। सैम्पल कोवेरिएंस का क्या डेफिनेशन होगा? तो अच्छा, इसके लिए 2 सैंपल होने चाहिए, है ना। तो मान लो x1 x2 xn एक सैंपल है और y1 y2 yn दूसरा सैंपल है, तो मुझे इन 2 सैंपल के बीच का सैंपल कोवेरिएंस निकालना है। सैंपल कोवेरिएंस, तो उसके लिए 2 सैंपल्स चाहिए, है ना। सही ना, x1, तो उस केस में वो ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, 2 अलग अलग सैंपल होगा तब उसके लिए डिफाइन होगा। और उसके लिए इसका डेफिनेशन वैसे ही होगा, 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार एंड आई, अच्छा n नहीं, n तो डिस्क्रिप्टिव में आएगा, यहाँ पे n-1 सैंपल है ना, तो n-1 आई फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे 2 डिफरेंट सैंपल है आपके पास, है ना। एक सैंपल हमने लिया था, सो यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तो रैंडम सैंपल है, लेट x1 x2 xn। रैंडम सैंपल मीन्स IID रैंडम वेरिएबल्स, जहाँ भी रैंडम सैंपल लिखा हुआ है मीन्स दे आर IID रैंडम वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इट इज़ अ IID रैंडम वेरिएबल फ्रॉम, मान लो f थीटा x, और वैसे ही y1 y2 yn, ये CDF है, या fx, तत्काल fx कर दो इसको, और fy ऑफ y, इससे आया हुआ है। 2 अलग अलग सैंपल है, तो कोवेरिएंस क्योंकि 2 सैंपल के बीच का निकालेंगे, तो ये तो जनरल टर्म है जो यूज़ करेंगे हम लोग। बाकी वो फॉर्मूला तो लिखाया ही था हमने क्लास में, ई ऑफ एक्स बार हमेशा एस स्क्वायर आएगा, है ना, सॉरी, ई ऑफ एक्स बार हमेशा म्यू आएगा, ई ऑफ एस स्क्वायर हमेशा वेरिएंस आएगा। तो ये हमने लिखा था, जैसे कोई सैंपल है, नॉर्मल है नहीं, किसी और सैंपल से भी है, लाइक अगर कोई भी रैंडम सैंपल है,
पहले मैं इसके लिए एक दो थ्योरम है इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ये मैं नॉर्मल के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरम सिर्फ नॉर्मल के लिए है, लेकिन इन जनरल सैम्पल मीन हमेशा अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, तो अनबायस्ड मैं भी डिफाइन करूँगा। तो तो ये है ना 6 पॉइंट लिखे हैं, इसमें आगे लिख दो थ्योरम और लिख देता हूँ। जैसे आगे लिखूंगा अब, तो नेक्स्ट इसका 7वां पॉइंट है इसी में। तो 7th जो होगा ये कहता है कि एक्स बार जो है एक्स बार एंड, और एक इन्होंने जॉइंटली लिखा हुआ है x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार एंड सो ऑन xn माइनस एक्स बार, दीज टू आर इंडिपेंडेंट। और इसी वजह से एक्स बार एंड एस स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, इसी वजह से एक्स बार एंड एस स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, बिकॉज एस स्क्वायर क्या है, इसी का तो फंक्शन है। एस स्क्वायर में आप क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके सम कर देते हैं, फिर आप डिवाइड कर रहे हैं n-1 से, तो है ना। सो ये इंडिपेंडेंट रहेगा, सो इट विल बी इंडिपेंडेंट। तो ऐसे कई सारे रिजल्ट्स हैं। ये तो यहाँ लिख ही दिया कि एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन है तो टी एन माइनस वन, और सिग्मा बाई रूट एन है तो नॉर्मल 0 1, ठीक है। ये ये अलग है, और यहाँ ध्यान रखना है सिग्मा और उसका डिफरेंस है एस का। जैसे ये सब क्वेश्चन जो अभी कल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अगर वही मैं लिखूं, ठीक है यहाँ तक, तो अभी आगे देखेंगे लिखेंगे और होगा। तो जैसे ये थ्योरम ही है, लेकिन क्वेश्चन के तौर पे आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो कि ऐसा है कि लेट से x1 x2 xm, it is a random sample from normal mu1 comma sigma 1 square, ठीक है। एंड एक दूसरा सैंपल है y1 y2 एंड डॉट डॉट डॉट, है ना, x1 x2 y1 y2 yn, यहाँ m है और यहाँ n है, तो इट इज xm और यहाँ है yn, तो इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम म्यू टू सिग्मा 2 स्क्वायर, ये दे दिया। और तो आपसे पूछ रहा है, और दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट है ना, बोथ सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों जो सैंपल दे रखा है, बोथ रैंडम सैंपल आर इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, सो दे आर आस्किंग कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देन ये s1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। FMN। सोच के बताओ ठीक से, तो क्या बनेगा, FMN तो नहीं बनेगा। तो s1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर, s2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 F11 क्या, तो s1 का मतलब है पहले सैंपल का सैंपल वेरिएंस है s1 स्क्वायर, s2 स्क्वायर दूसरे सैंपल का सैंपल वेरिएंस है, ठीक है ना। s1 क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऐसे लिख देता हूं, लेट s1 स्क्वायर बी सैंपल वेरिएंस ऑफ जो xi सैंपल है, जो सैंपल एक्साइज है उसका। एंड या मैं ऐसा बोलूं कि इतना ना लिख के मैं सीधा सीधा लिखूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ s1 स्क्वायर इज सिग्मा 1 स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ s2 स्क्वायर इज सिग्मा 2 स्क्वायर। क्या मतलब है, s1 s2 सैंपल वेरिएंसेस है ना।
सिग्मा 2 स्क्वायर है, मतलब ये सैम्पल वेरिएंसेस है, where S1 square and S2 square are sample variances. तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, छोड़ो अभी, सीधा सीधा आपको समझ आ जाएगा। पहला पॉइंट मैं पूछ लेता हूँ कि n-1, अच्छा m-1, क्योंकि सैम्पल साइज m है, S1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? chi square n minus सो ये है काई स्क्वायर m-1। दूसरा n-1, क्योंकि दूसरे सैंपल की साइज n है, पहले सैंपल की साइज m है, तो n-1 S2 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? chi square n minus सो ये बनेगा काई स्क्वायर n-1, ठीक। अब आप क्या करो, अब दोनों का रेशियो ले लो, तो जो मैं आपसे पूछ रहा था ये ना, हो जाएगा f m minus 1 comma n minus 1। तो यहाँ से अभी रेशियो देखो, अब ये मैं बोल रहा था कि S1 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर, तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा m-1 S1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर, और इसको बैलेंस भी तो करना है ना, और यहाँ से n-1 S2 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर। अब जो हमने इसको, है ना, तो इनटू में रहेगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा, सो n-1 अपॉन by m-1। ये रहेगा बैलेंस करने के लिए जितना हमने एक्स्ट्रा लिखा है। तो ये हो गया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये तो आपको पहले से पता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पहले से पता है। तो यहाँ से क्या समझ आया, ये हो गया काई स्क्वायर m-1 अन अपॉन में ये वाला m-1, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा काई स्क्वायर n-1 अपॉन में n-1। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया, ठीक है भाई, f m minus 1 m comma minus n 1। minus ठीक है। सो ये हो गया एफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस विल हैव एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m-1 n-1, इस तरह से, ठीक है। तो और कल जो क्वेश्चंस है ना, उसी में अगर क्या होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट इस तरह क्वेश्चन है जो कि इजी है, इसी में इसी कंटिन्यूएशन में है। मान लो इसी तीसरा पॉइंट था, इसी में फोर्थ पॉइंट अगर लिखे हम कि फोर्थ पॉइंट जो लिख रखा है x बार माइनस वाई बार माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन, ये लिख रखा है रूट अंडर, क्या होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझना ऐसा हुआ क्यों। इस कल जो असाइनमेंट सैम्पलिंग वाला है उसमें यही सब तो था क्वेश्चन बना हुआ, तो वहाँ पे क्या दे रखा है, इसने ऐसा दे रखा है कि ये m-1 S1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n-1 S2 स्क्वायर, क्वेश्चन था ना इस पे, सिग्मा 2 स्क्वायर, तो ये रिजल्ट भी है डायरेक्टली, और वैसे ही तुम याद नहीं है तब भी तुम कंस्ट्रक्ट कर लोगे। और इनटू में जो बनेगा उसको क्या करना होता है, इसको हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना होता है और इसको काई स्क्वायर बनाना होता है, तो नॉर्मल अपॉन काई स्क्वायर n अपॉन n, तो tn हो जाएगा। तो बस वैसे ही वो कन्वर्ट करना होता है, ये काई स्क्वायर m-1 काई स्क्वायर n-1, तो सम हो जाएगा काई स्क्वायर m प्लस n-2, लेकिन अपॉन में नंबर भी तो चाहिए, तो क्या होगा आगे, तो आगे इसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें बनाना पड़ता है, इसको नॉर्मल बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से दोनों तरफ, तो वो बैलेंस करोगे तो कुछ इस तरह के टर्म्स आएंगे। यहाँ पे ये टर्म्स आएगा m प्लस n-2, क्योंकि यहाँ काई स्क्वायर m प्लस n-2 अपन m प्लस n-2 चाहिए, तो वो वहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाने के लिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका वेरिएंस कितना आएगा, तो वेरिएंस निकालोगे सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n, तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन के आ जाएगा, समझा क्या हुआ एक्चुअली, इसको अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये नॉर्मल 0 1 हो जाएगा, और इस वाली चीज़ को इससे डिवाइड कर देंगे प्लस n minus 2। तो सीधा सीधा ना, ये जो कल हम लोग कर रहे थे, तो अगर तुम्हें याद है तो सीधा सीधा ऑप्शन टिक कर सकते हो, तो इस पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो
तो इस तरह कुछ थ्योरम्स हैं जो आगे है। बाकी जितने भी असाइनमेंट्स है उसको कंप्लीट करो टॉपिक वाइज। अभी जैसे डाउट सेशन होगा तो एक क्लास और रख के उसको कंप्लीट कर लेंगे, जो बच जाएगा, जो बचा होगा क्वेश्चंस, है ना। बाकी जो मैं इन जनरल कह रहा था, मैं एक बार इसे लिखा देता हूँ कि लेट जैसे ये था ना हमारे पास थ्योरम कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल, है ना, फ्रॉम एनी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं है, फ्रॉम एनी डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो विथ पीडीएफ या सीडीएफ, विथ सीडीएफ एफ थीटा। तो यहाँ अगर यहाँ मैं एफ थीटा लिखूंगा, थीटा लिखने का मतलब है कि एक सीडीएफ है जिसके अंदर एक पैरामीटर थीटा अवेलेबल है, सो इसलिए ऐसा लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो जी 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 सारे विकेर वैदगी में। तो यहाँ से दिस बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम एनी डिस्ट्रीब्यूशन विथ सीडीएफ एफ थीटा, ऐसा लिखूंगा। या अभी के लिए सिर्फ एफ लिख सकते हो, क्योंकि थीटा से मतलब हमें एस्टिमेशन में थीटा की जरूरत पड़ेगी, अभी थीटा की जरूरत नहीं है। सीडीएफ एफ एंड मान लो पीडीएफ या पीएमएफ को तत्काल में स्मॉल एफ लिखता हूँ। सो देन हम लोग क्या लिख रहे थे, देन है ना, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ई ऑफ एक्स बार हमेशा म्यू ही आना है। इसका प्रूफ आसान है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर आपका सिग्मा स्क्वायर ही आना है ना। आगे ये भी लिख लो, विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये चीज है। सो ये दे रखा है। फिर ये भी लिखा था हमने, एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो होता है चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, सो वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो आएगा वो सिग्मा स्क्वायर बाई एन ही आएगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर जो आता है, क्या लिखाया था कल कोई बता रहा था ना, इतना है ना। पहले उसके लिए नॉर्मल के लिए क्या होता है, तो ये जब नॉर्मल के लिए मैं ये थ्योरम लिख रहा था यहाँ पे, देखो जब ये मैं नॉर्मल के लिए लिख रहा हूँ, तो इस वाले थ्योरम में ये इसका नॉर्मल के लिए लिख रहा हूँ, रुको एक मिनट, इसको नॉर्मल के लिए लिख रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे भी वो चीज़ ओके है, बट वो इन जनरल है। ई ऑफ एक्स बार म्यू है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर बाई एन है। और यहाँ पे जो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर आएगा, एस स्क्वायर का वेरिएंस नॉर्मल के लिए तो वो रिड्यूस होके आ जाएगा 2 सिग्मा की 4 बाई एन माइनस 1। और इसका प्रूफ इस थ्योरम से इजीली आ जाएगा, इसमें दोनों तरफ वेरिएंस लगा दोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ दिस, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यही है, तो उससे आ जाएगा। ये तो नॉर्मल के लिए है, अब बाकी 3 तो सबके लिए है। हाँ, इसका क्या एक्सप्रेशन था भाई, क्या लिखा था, एफ ई ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर 4, साथ में क्या नंबर था, 3 minus n upon n 3 माइनस एन अपॉन एन, n minus 1 एन माइनस 1, एन इंटू into n। सिग्मा के पास हो। रुको रुको, एन इंटू एन माइनस 1 ये कह रहे हो ना, जी सर, और और सिग्मा की पावर 4 4 ये था। और तो एक्सपेक्टेशन के नीचे n है। और यहाँ पे नीचे में एन है, ये एक फार्मूला है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ई ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर 4 अपॉन एन, 3 माइनस एन अपॉन एन इंटू एन माइनस 1 सिग्मा की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करके देखो और नॉर्मल के लिए क्या आएगा,
तो रिड्यूस होके तुम्हारा यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। नॉर्मल के लिए आएगा 2 सिग्मा 4/10⁻⁻1। तो ये तो इन जनरल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ठीक है। अभी थोड़े आगे बढ़ता हूँ, कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे है ना, इसमें है तो अभी टर्म डिफाइन करते हैं। तो सैम्पलिंग में मोरलेस यही था। एस्टिमेशन में अगर आएंगे तो हमें अब ये टर्म्स समझना पड़ेगा कि ये अनबायस्ड क्या होता है, सफिशिएंट क्या होता है, फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो पहले इन सब का डेफिनेशन तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, वरना क्या होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है। तुम सफिशिएंट में कंप्लीट लगाओ, कंप्लीट में सफिशिएंट लगाओगे, तुम्हें डिफरेंस ही समझ नहीं आएगा कौन क्या है। तो डेफिनेशन ठीक से पता हो। फिर ये आता है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, इफिशिएंट एस्टिमेटर, रिलेटिवली इफिशिएंट, UMVUE। फिर आएगा राव ब्लैकवेल थ्योरम, लेमन सेफी थ्योरम, एंड देन एप्लीकेशंस, देन क्रैमर राव इनइक्वालिटी, UMVUE। तो ये तो तब करेंगे जब पहले तुम्हें ये पता हो। तो पहले मैं ये वाला पार्ट तुम्हें बता देता हूँ, मेथड ऑफ एस्टिमेशन। इसमें है कि एस्टिमेटर निकालते कैसे हैं, तो ये पहले सीखना है, उसके बाद हम आगे आएंगे, है ना। पहले ये वाला पार्ट मैं अभी बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, व्हाट इज़ द, है ना, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, देन इनवेरिएंस प्रॉपर्टीज का, ऑल दैट। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन का एस्टिमेटर कैसे फाइंड करना है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर कैसे निकलेगा। ये तो बहुत आसान है। तो मेनली यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है कि मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या है और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या है, ठीक है ना। तब इन दोनों को ज़रा समझते हैं। फिर इस पे आएंगे, फिर चेक करेंगे कि जो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर है क्या वो अनबायस्ड है। तो देखो इसमें होता है ये चेक कर रहे हैं कि एस्टिमेटर की क्वालिटी क्या है, वो चेक करने के लिए कि क्या वो अनबायस्ड है, क्या वो सफिशिएंट है। तो है ना, जहाँ पे कहीं रेस्ट्रिक्शंस रहता है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर होने चाहिए, तो वहाँ मुझे वही एस्टिमेटर यूज़ करना होगा जो अनबायस्ड है। पहले एस्टिमेटर कहाँ से आएगा, तो कुछ एस्टिमेटर निकालने के तरीके हैं। MLE एक तरीका है एस्टिमेटर निकालने का, मेथड ऑफ मोमेंट एक तरीका है एस्टिमेटर फाइंड करने का। सो एस्टिमेटर पहले फाइंड करते हैं, फिर बाद में चेक करेंगे वो एस्टिमेटर अनबायस्ड है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है, या कंप्लीट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, इफिशिएंट है या नहीं है। तो ये सब बाद में चेक करें, पहले तो एस्टिमेटर निकालना देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ एक वर्ड आता है लाइक्लीहुड फंक्शन, एक वर्ड आएगा हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन, ये मैंने डिफाइन किया था पहले। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन, ना मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। बताओ किसी को, कोई बताओ व्हाट इज लाइक्लीहुड फंक्शन, आइडिया है? नहीं लिखा है? तो कोई बताओ जिनको आइडिया हो, हाउ डू यू डिफाइन लाइक्लीहुड फंक्शन? A function of unknown parameter theta which is considered as a joint PDF. हाँ, है ना। तो मतलब ज्वाइंट PDF लेना है रैंडम सैंपल का, जो कि अब पैरामीटर का फंक्शन होगा। जैसे अभी आपने पढ़ा है, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल या IID रैंडम वेरिएबल्स, तो IID लिखूंगा, रैंडम सैंपल है, तो इट इज अ रैंडम सैंपल, रैंडम सैंपल विथ PDF या PMF। अभी मैं एक ही नोटेशन यूज करूंगा दोनों का, F, ठीक है ना, एंड CDF F लिख सकते हो। सो F मतलब PDF या PMF दोनों का कॉमन नोटेशन यूज कर रहा हूँ, स्मॉल f, ठीक है ना। तो PMF PDF दोनों के लिए F ही यूज करूंगा नोटेशन। तो यहाँ पे तो देन क्या होता है, व्हाट इज ज्वाइंट PDF या PMF, है ना, जो भी होगा। तो क्या लिखते हैं, ज्वाइंट PDF या PMF हम लोग जो लिखते थे कि F ऑफ x1 x2 xn, x1 x2 xn, यही था। सो होगा क्या एक्चुअली, ये जो ज्वाइंट PDF है ये क्या हो जाएगा, अब ये रैंडम सैंपल है, रैंडम सैंपल मींस IID रैंडम वेरिएबल्स, तो इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इंडिपेंडेंट है, ये PMF का भी अब सेम नोटेशन यूज करोगे, अलग अलग मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, इस साथ में एक ही साथ लिख रहा हूँ, PDF या PMF, PDF भी, ठीक है ना। तो अगर PMF है तो वैसे समझना PMF है, PDF दोनों एक जैसे लिख रहा हूँ। तो ये ज्वाइंट है, तो दैट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, डेफिनेशन जो इंडिपेंडेंस का होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या लिख पाएंगे इसको हम लोग लिख पाएंगे f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2। सबका PDF तो कॉमन ही है ना, x1 का PDF भी f है या PMF f है, डिस्क्रीट है तो PMF, कंटिन्यूअस है तो PDF। तो इस तरह से सबका PDF तो f ही है, तो ये आ जाएगा fx1 fx2 एंड लास्ट में fxn। यहाँ वेरिएबल अलग अलग है लेकिन, है ना, यहाँ वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। इसी को हम अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट का, जैसे समेसन ये होता है ना,
वैसी प्रोडक्ट का ये नोटेशन है प्रोडक्ट, तो अब ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब ये है ना, fx1 fx2 fx3 प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब ये ऐसा लिखेंगे। सो ये हमने क्या लिखा है, जॉइंट पीडीएफ, ये हटा देता हूँ, जस्ट ऐसे लिखता हूँ। तो जो ज्वाइंट पीडीएफ है उसको हमने ज्वाइंट पीडीएफ या ज्वाइंट पीएमएफ, इसको हम ऐसा लिखेंगे। तो ये हमारा ज्वाइंट पीडीएफ ज्वाइंट पीएमएफ है। बट अब क्या करेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, इसी को हम लाइक्लीहुड फंक्शन कंसीडर करेंगे, बट दैट विल बी द फंक्शन ऑफ थीटा। तो होगा क्या, इस पीडीएफ में कहीं ना कहीं पैरामीटर होगा, जैसे नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है तो इसके पास 2 पैरामीटर है, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। पॉइसन थीटा है तो वहाँ थीटा पैरामीटर, मान लो ज्योमेट्रिक पी है, पी पैरामीटर, बाइनोमियल एनपी है, पी जनरली पैरामीटर लेते हैं उसमें हम लोग। तो इस तरह से बर्नौली पी है, पी पैरामीटर है। तो थीटा यहाँ एक, थीटा इज लाइक पैरामीटर, जैसे थीटा एक कॉमन नोटेशन है पैरामीटर का, चाहे वो म्यू हो पी हो, हम लोग लिखते हैं थ्योरी में थीटा लिख के चलेंगे। तो थीटा इज अननोन पैरामीटर। सो होगा क्या तो इसके पीडीएफ में कोई अननोन पैरामीटर थीटा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एफ, हम लोग एफ थीटा अब लिखेंगे। तो एफ थीटा का मतलब ये नहीं कि थीटा का पीडीएफ है, ये मतलब है एफ थीटा का मतलब कि पीडीएफ में कहीं ना कहीं थीटा अवेलेबल है। तो ये हम लोग बोल रहे हैं एफ थीटा ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट में सब में एफ थीटा आ जाएगा, तो यहाँ एफ थीटा हो जाएगा, तो ये एफ थीटा हो जाएगा, ठीक है ऐसा है। या कुछ बुक में इसी को क्या करता है, आगे कॉमा थीटा लिखता है, वो भी ठीक है ना। कुछ देखोगे एक्साई कॉमा थीटा लिखा होगा, तो अपना नोटेशन है लिखने का, ठीक है। तो उस तरह से सो होगा क्या, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा कि इट इज जॉइंट पीडीएफ ऑफ रैंडम सैंपल, पीडीएफ या पीएमएफ, तो डिपेंड्स ऑन डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। सो इट इज जॉइंट पीडीएफ और पीएमएफ ऑफ रैंडम सैंपल, considered as function of theta, function of unknown parameter, है ना, ऐसा लिख लो, function of unknown parameter। तो ये ज्वाइंट पीडीएफ ही है, बट अभी ये फंक्शन था x1 x2 xn का, अब होगा सो वी राइट इट, हम इसको ऐसा लिखते हैं, सो वी राइट इट एज, सो लाइक्लीहुड फंक्शन को एल थीटा लिखेंगे, एंड दिस इज एक्चुअली ज्वाइंट पीडीएफ x1 x2 xn, है ना। तो ये हो जाएगा एफ थीटा ऑफ x1, एफ थीटा ऑफ x2 एंड सो ऑन एफ थीटा ऑफ xn, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो ज्वाइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। और इसी को हम जब लिखेंगे यहाँ पे, सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n। सो ये है लाइक्लीहुड फंक्शन का डेफिनेशन। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा मतलब अननोन पैरामीटर जो भी अवेलेबल है उस डिस्ट्रीब्यूशन में उसका फंक्शन होगा। अगर नॉर्मल है तो म्यू सिग्मा का फंक्शन होगा, पॉइसन लैम्डा है तो लैम्डा का एक्सपोनेंशियल लैम्डा है तो लैम्डा का फंक्शन होगा, तो इस तरीके से। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है। जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में आगे एक और वर्ड यूज होगा, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, है ना, ये भी आगे हम यूज करेंगे लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। सो ये एक वर्ड होगा लॉग, तो जस्ट लाइक्लीहुड फंक्शन का लॉग लगा देना और कुछ नहीं है ना। तो लॉग लेंगे क्या, जस्ट लॉगरिथम ऑफ एल थीटा, हमने क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई, जहाँ एफ एक्स आई में भी पी एम एफ और पी डी एफ, दिस इज लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है ना। तो दिस इज लाइक्लीहुड फंक्शन, ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, इस पे लॉग लगा दोगे तो हम लोग स्मॉल एल थीटा से इसको डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग, कुछ नहीं लिखा तो बेस ई है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n। अब आप लोगों को पता ही है क्या होता है लॉग प्रोडक्ट, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये समेसन, है ना। ये क्या है, एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू इंटू एफ एक्स थ्री, तो लॉग में सब सम में चला जाएगा, लॉग एफ एक्स वन प्लस लॉग एफ एक्स टू एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n। तो दिस इज अ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, so this is a log likelihood function, ठीक है। so this is a log likelihood function
करस्पॉन्डिंग टू दैट रैंडम सैंपल, है ना, ऑफ गिवन रैंडम सैंपल। ठीक है जी, जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में निकाल के देखो क्या आता है। सो इफ यू फाइंड, ओके जी, इसमें किसी को डाउट तो नहीं? ज्वाइंट पीडीएफ ही लाइक्लीहुड फंक्शन है, ठीक है ना, जो ज्वाइंट पीडीएफ है इन रैंडम वेरिएबल का वही लाइक्लीहुड फंक्शन है एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर नाउ, एंड उसी का लॉग लगा दोगे तो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है। लॉग एक्चुअली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लॉग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन है। तो इससे फायदा क्या होता है कि तो हमें अभी इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको डिफरेंशिएट करके वही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा जो इसको डिफरेंशिएट करके मिलेगा, दोनों में सेम क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन है, क्रिटिकल पॉइंट सेम होंगे, मतलब ये बोल रहा हूँ कैलकुलस में भी लगा सकते हो, कोई एफ एक्स फंक्शन है, लॉग एफ एक्स है, दोनों को डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करोगे सेम ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैं यह पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास है कि मान लो मैं ऐसा लिखूं कि x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली थीटा। जरा बताओ व्हाट इज द फॉर्म ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ दिस एंड व्हाट इज द फॉर्म ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ दिस। फाइंड करो, देखो क्या आता है। सिमिलरली दूसरे मान लो ऐसा है कि वी हैव अ रैंडम सैंपल, मान लो है पॉइसन थीटा, है ना, लैम्डा भी लिख सकते हैं, मैं थीटा लिख रहा हूँ। सो यहाँ से क्या आएगा लाइक्लीहुड फंक्शन इसका, एंड व्हाट विल बी लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। सिंप्लीफाई करो, आसान है ये तो। सो वी हैव अ रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली थीटा पॉइसन। नेक्स्ट मान लो थर्ड क्वेश्चन है कि वी हैव अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम, मान लो नॉर्मल थीटा कॉमा 1, यहाँ वेरिएंस गिवन है 1 है। सो क्या आएगा लाइक्लीहुड फंक्शन, और लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा। सिमिलरली अगर फोर्थ क्वेश्चन है कि x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल 0 कॉमा थीटा, तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर ही थीटा है, ठीक है, तो तुम्हें बताना है लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा और लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा। मान लो 1 2 3 4 5 है, वी हैव अ रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल थीटा, अगेन यू फाइंड लाइक्लीहुड फंक्शन एंड लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। और मान लो x1 x2 xn बी अ लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ये डबल एक्सपोनेंशियल लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर क्या लिखते हैं, म्यू और बी। तो चलो म्यू रखो, म्यू के जगह थीटा रखो और बी के जगह 1 कर दो। ये अगेन यू फाइंड लाइक्लीहुड फंक्शन एंड लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। ये ट्राई करो और फिर इन्हीं सब में एमएलई निकालना है। तो समझ आ रहा सब लोगों को क्या करना है। सो यू हैव टू फाइंड दिस क्वांटिटी, पहले ये फाइंड करो तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन आएगा, फिर इसमें लॉग लगा दो तो लॉग लाइक्लीहुड आ जाएगा। तो पहले आपको ये क्वांटिटी निकालने होंगे। डिस्क्रीट है तो यहाँ पीएमएफ लिखो, कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पीडीएफ लिखो, ये है। तो ये 6 क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने अभी, बर्नौली, नॉर्मल, पॉइसन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल और लाप्लास, है ना, लाप्लास मतलब डबल एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। ये रहा फॉर्मूला ऊपर टॉप पे, ये प्रोडक्ट का नोटेशन है, दिस इज नोटेशन फॉर द प्रोडक्ट, जैसे समेशन प्रोडक्ट है ना, होता है ना ऐड के लिए, वैसे प्रोडक्ट का नोटेशन है ये। ठीक है, एक लाइन में भी लिख सकते थे इसको हम, तो अलग ही कैलकुलेट करेंगे ना।
तो इसको ऑर्डर में लिख दूं, तो 1 2, चलो इसको 3 कर देते हैं, और ये 4 5 6 7, ठीक है। अभी 7 क्वेश्चन हो गया जैसे। सो यहाँ 2 वेरिएबल फंक्शन आएगा, लाइक्लीहुड फंक्शन है ना। जैसे जैसे लाइक्लीहुड में दूसरे को फिक्स कर दिया, तो जिस पैरामीटर को फिक्स कर दिया वो नोन पैरामीटर हो गया, तो इट इज़ नो मोर अननोन पैरामीटर, इवन वो पैरामीटर रहा नहीं एक्चुअली, तो वो नोन हो गया ना। तो मेनली एस्टिमेशन में वी आर इंटरेस्टेड इन अननोन पैरामीटर्स, बिकॉज वो अननोन है तो उसे एस्टिमेट करना है ना, उसकी वैल्यू नहीं पता हमें, तो हम लोग सैम्पल कलेक्ट करके देन वी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर। तो हमें मेनली ना, जैसे नॉर्मल यहाँ पे म्यू सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन है, नहीं लिखा है कुछ भी, दोनों अननोन है। यहाँ म्यू 0 है, सिग्मा स्क्वायर थीटा है, तो सिर्फ सिग्मा स्क्वायर अननोन है, म्यू ऑलरेडी नोन है, तो म्यू को एस्टिमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी नोन है तो क्यों एस्टिमेट करेंगे। ऐसे ही यहाँ नॉर्मल थीटा कॉमा 1 है, तो सिग्मा स्क्वायर 1 है, सिग्मा स्क्वायर नोन है, सो हमें सिर्फ थीटा को एस्टिमेट करना जो कि म्यू है। तो वो बाद में करेंगे, ठीक है भाई। तो देखो, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी लोगों ने कर लिए होंगे, कुछ लोगों ने तो। तो पहला क्वेश्चन क्या था, बर्नौली थीटा। तो बर्नौली का पीएमएफ क्या होता है? व्हाट इज पीएमएफ ऑफ बर्नौली थीटा? मतलब अभी मैं ये लिखता हूँ, कोई बताओ भाई क्या लिखते हो आप बर्नौली थीटा के पीएमएफ को? 0 पे थीटा 1 पे 0। तो इसको अब हम ऐसा लिखेंगे, पहले लिखते थे ना ऐसा कि थीटा होगा जब 1 है और 1 माइनस थीटा होगा जब 0 है। सो अब इसको हम ऐसा लिखेंगे, थीटा की पावर x 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस एक्स, जहाँ x की वैल्यू 0 1 है। सेम लिख सकते हैं, इसी में x को 0 रखेंगे, तो x को अगर 0 रखोगे तो 1 माइनस थीटा आएगा, चेक करो, और x को अगर 1 रखोगे तो थीटा आ जाएगा, है ना। बर्नौली थीटा में थीटा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। तो तो हम लोग ऐसा यूज करेंगे, दिस इज द पीएमएफ। तो मतलब मुझे लाइक्लीहुड फंक्शन चाहिए, तो यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन होगा प्रोडक्ट ऑफ, है ना, ज्वाइंट पीडीएफ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ, क्योंकि रैंडम सैंपल ऑलवेज आईडी होते हैं, तो इंडिपेंडेंट है, तो ज्वाइंट पीडीएफ ज्वाइंट पीएमएफ यहाँ पे होगा विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीएमएफ। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी xi इज इक्वल टू स्मॉल xi, ऐसा x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2 एंड सो ऑन, और i फ्रॉम 1 to n, तो इसको अगर पुट करोगे प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n, अब ये लिखने के बजाय हम लोग ये लिखेंगे, सो थीटा की पावर xi इंटू 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस xi, ये हो जाएगा। और ये थीटा का फंक्शन है, तब हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं x की वैल्यू क्या है, अब मेन इंटरेस्ट है कि थीटा की वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पूछा जाए थीटा क्या हो सकता है, तो जनरली थीटा यहाँ पे जो होगा 0 to 1 होगा, है ना। एक और वर्ड यहाँ यूज़ करूँगा मैं, पैरामीटर स्पेस, है ना, एक और वर्ड टर्म आएगा इससे पहले, पैरामीटर स्पेस, ये लिखाया था। पैरामीटर स्पेस क्या होता है, जैसे पैरामीटर में देखा ना कि पैरामीटर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है दैट इज इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीडीएफ और सीडीएफ ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल। तो उसमें पैरामीटर स्पेस का मतलब है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पैरामीटर, ठीक है ना। तो यही पैरामीटर स्पेस होगा डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। तो कोई भी लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहे हैं, हर फंक्शन का एक डोमेन होता है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन का भी डोमेन होगा, तो लाइक्लीहुड फंक्शन का जो डोमेन होगा ये पैरामीटर स्पेस होगा। पैरामीटर स्पेस इज द डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। सो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर इन्वॉल्व्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये है, जैसे एग्जांपल के लिए
हम जब लिखते हैं कि मेरे पास एक रैंडम सैंपल है x1 x2 xn जो कि नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में है, तो बताओ म्यू के यहाँ पॉसिबल वैल्यूज क्या है, म्यू क्या क्या हो सकता है, व्हाट इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ म्यू? म्यू कैन बी एनी रियल नंबर, बट सिग्मा स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव रियल नंबर, इवन सिग्मा हैज टू बी पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, सिग्मा स्क्वायर का सिग्मा हैज टू बी पॉजिटिव, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं कंसिडर करेंगे, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर इसका मैं पैरामीटर स्पेस लिखूं, और डिपेंड करता है आप किसको पैरामीटर लेके चलते हो, सिग्मा को या सिग्मा स्क्वायर को, तो यहाँ जो पैरामीटर स्पेस होगा, यहाँ 2 पैरामीटर है ना, तो करस्पॉन्डिंग टू म्यू आर हो जाएगा एंड करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है 2 सेट्स का, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है ना म्यू और सिग्मा स्क्वायर। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो म्यू और सिग्मा स्क्वायर है दैट विल बिलोंग टू सेट, किस सेट में बिलोंग करेगा, ऑर्डर पेयर है, तो आर क्रॉस आर प्लस लिख सकते हैं इसको ना, वी कैन राइट इट आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो वैसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। अगर कोई सिंगल पैरामीटर में एग्जाम्पल लिखे, लेट से x1 x2 xn बिलोंग्स टू पॉइसन थीटा, तो पॉइसन थीटा में थीटा की वैल्यू क्या होती है, नोटिस किया आपने, मोर देन 0 लिखा रहता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो पैरामीटर स्पेस होगा इस वाले केस में जो पैरामीटर स्पेस है, मतलब सेट ऑफ ऑल पैरामीटर वैल्यूज, तो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, है ना, तो जैसे आर प्लस लिख सकते हो इसको तुम, तो इसको मैं आर क्रॉस आर प्लस लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। सो वैसा जैसे अब बर्नौली है, तो बर्नौली में थीटा क्या हो सकता है 0 से 1, तो यहाँ पे इसका नोटेशन जनरली हम लोग बिग थीटा लिखेंगे। अब ये बुक में कुछ ऐसा लिखा रहता है, तो मेरे को पता कैसे चलेगा थीटा स्मॉल कैपिटल, तो मैं ऐसा लिखूंगा, दिस सेट ऑफ ऑल पैरामीटर, यहाँ होगा सेट ऑफ ऑल थीटा, है ना, जो भी थीटा जहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो सेट ऑफ ऑल थीटा जो भी पॉसिबल थीटा है वो थीटा की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, और थीटा कहाँ पे होगा, पीडीएफ में डिफाइंड होगा, तो सेट ऑफ ऑल थीटा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, या ऐसा लिखें हम कि दिस थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा, तो ये स्मॉल थीटा या बिग थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पैरामीटर स्पेस, दिस इज अ पैरामीटर स्पेस, देख रहा हूँ, यहाँ अगर मैं लिखूंगा बिग थीटा क्या है, तो बिग थीटा इज इंटरवल 0 to 1 इस तरह से, तो ये 0 से 1 का इंटरवल है पैरामीटर स्पेस कि थीटा के ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या है। सो थीटा यहाँ तो प्रोबेबिलिटी है, बर्नौली पी के जगह थीटा आया, थीटा 0 से 1 में ही हो सकता है, सो ये है हमारे पास, तो लाइक्लीहुड फंक्शन हम लिख दिया। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, अब इसका क्या मतलब है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 रखो इंटू 2 रखो इंटू 3 रखो इंटू, तो आप मल्टीप्लाई करो सबको, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई ये आएगा थीटा की पावर समेसन एक्स आई, क्यों, क्योंकि थीटा की पावर x1 इंटू थीटा की पावर x2 इंटू थीटा की पावर x3 इंटू x सो ऑन थीटा की पावर xn, तो पावर पावर ऐड हो जाएगी अब, तो थीटा की पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन अप टू xn, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस थीटा में क्या होगा, 1 माइनस x1 प्लस 1 माइनस x2 प्लस 1 माइनस x3 प्लस 1 माइनस x4 एंड सो ऑन 1 माइनस xn, तो ये आ जाएगा n माइनस समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, यहाँ आई फ्रॉम 1 to n, तो ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया, ठीक है, यही लाइक्लीहुड फंक्शन का एक्सप्रेशन है। अब यहाँ ये फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या है, तो इस फंक्शन का डोमेन है थीटा बिलोंग्स टू 0 1, दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल थीटा है, तो थीटा का डोमेन ये है। अब लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन चाहिए तो वैसे ही आ जाएगा, लॉग ले लो, तो इसमें क्या करोगे तुम, सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंपली लॉग ले लो, अब लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये आ जाएगा समेसन एक्स आई, अच्छा कैपिटल में लिखना हो कैपिटल में भी लिख सकते हो, हम लोग स्मॉल में भी लिख रहे हैं, तो दिस इंटू लॉग थीटा प्लस n माइनस समेसन एक्स आई इंटू लॉग 1 माइनस थीटा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन के आ जाएगी अगर थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो तो ये n log 1 माइनस थीटा बाहर हो जाएगा और प्लस कितना होगा समेसन एक्स आई कॉमन ले लो,
सो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n लॉग थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, है ना। तो थीटा के यहाँ डोमेन से बाहर करना पड़ेगा 0 और 1 को, है ना। तो ओपन 0 1 में लेना पड़ेगा वरना डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो है ना, डोमेन वो होता है ना जब फंक्शन डिफाइंड हो, तो अगर कहीं फंक्शन प्रॉब्लम आ रहा है डिफाइन होने में तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर दोगे उस पर, ठीक है। तो ये लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया। अब मेनली करना क्या होता है हमें, इसकी ज़रूरत क्यों है, तो इसकी ज़रूरत है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फाइंड करने में। तो अभी तो मैं बस है ना बता रहा था किसकी चीज़ जरूरत पड़ेगी। अब मैं डिफाइन करता हूँ मैक्सिमम अच्छा इस बाकी क्वेश्चन में भी सेम चीज़ कर सकते हो, तो अभी मैं बाकी क्वेश्चन में डिस्कस करूँ। जैसे एक मैंने कैलकुलेट करके दिखाए, यही चीज़ें आपको हर क्वेश्चन में करना है, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सब में यही करना है। जो कॉन्टिन्यू वाले कॉन्टिन्यूस वाला भी चलो कर दो, एक्सपोनेंशियल वाला मैं लिख के दिखा देता हूँ एक, या लाप्लास वाला लिख के देख सकते हैं, कोई भी एक लिख लो, कॉन्टिन्यूस का भी, नॉर्मल का, है ना। तो एक्सपोनेंशियल का मैं लिख के दिखा देता हूँ, वैसे सब लोग लिख सकते हैं इजीली। तो एक्सपोनेंशियल में जैसे था ये तीसरा है कि x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल थीटा। तो इसका पीडीएफ क्या होता है, तो वैसे तो पीडीएफ है थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स मोर देन 0 या मोर देन इक्वल टू 0, आपकी मर्जी है। इक्वल टू 0 लगाना इट्स फाइन, नहीं लगाना तो भी फाइन। तो ये आ जाएगा। तो लाइक्लीहुड फंक्शन जो ही आप लिखोगे तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई, मतलब ज्वाइंट पीडीएफ, तो ये प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ हो गया। सो प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n एफ एक्स आई, तो यहाँ से हो गया थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स आई, क्योंकि एक्स जगह एक्स आई, ये एफ एक्स मतलब यही पीडीएफ है। सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से फिर से प्रोडक्ट करो, तो थीटा की पावर n ई की पावर माइनस थीटा समेसन एक्स आई, ये बन जाएगा, हो जाएगा जी, यही है। लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है तो यू टेक लॉग, है ना। तो लॉग लोगे तो आ जाएगा n लॉग थीटा माइनस थीटा समेसन एक्स आई, आ जाएगा जी, यही है, देख लो। कोई डाउट किसी को, बताओ। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन में सेम चीज़ करो, है ना। हर क्वेश्चन में यही करना है, जो 6 पार्ट्स लिखे हैं सब में आप फाइंड कर सकते हो लाइक्लीहुड फंक्शन एंड लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। ओके देखो, तो मेनली इसकी जरूरत क्यों है, सो हम डिफाइन करेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। पहले यही से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ना। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ये क्या होता है, ठीक है। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या है, तो नाम से ही क्लियर ना, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज अ लाइक्लीहुड फंक्शन। तो मतलब जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है इन द लाइक्लीहुड फंक्शन इज द एमएलई, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द लाइक्लीहुड फंक्शन इज द एमएलई। सो निकालो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, तो डेफिनेशन क्या होगा कि लेट x1 x2 xn be a random sample of size n, मतलब n रैंडम वेरिएबल है, n रैंडम वेरिएबल इसलिए साइज n बोल रहे हैं, 1 2 3 n रैंडम वेरिएबल है, मतलब जितने रैंडम वेरिएबल है उतना साइज n फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग अननोन पैरामीटर थीटा। उसमें एक अननोन पैरामीटर थीटा होगा, तो मुझे वही थीटा को एस्टिमेट करना है। तो थीटा के एस्टिमेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे मान लो x1 x2 x3 xn की वैल्यू पता है, मान लो दे दिया x1 की वैल्यू 0.5, x2 की वैल्यू 1 है, x3 की वैल्यू 0.9 है, ऐसे n वैल्यूज हमें दे दिया। अब बोलेगा इन वैल्यूज के आधार पे बताओ थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम लोग एस्टिमेट करेंगे थीटा को। तो उसके लिए एक तरीका एस्टिमेट करने का एमएलई फाइंड करो। तो एमएलई क्या कहता है कि कैसे फाइंड करना है, तो इसका डेफिनेशन है कि, है ना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएलई, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो तो यहाँ आएगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज अ वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेस
that maximizes likelihood function L थीटा, ठीक है ना। अब मैं फिर से बोला था लॉग फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जिस थीटा के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम है उसी थीटा के लिए लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन भी मैक्सिमम होगी। वाई? बिकॉज लॉग इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो वो शिफ्ट कर देगा बस। तो जिस थीटा के लिए तुम ऐसे नॉर्मल कोई फंक्शन उठा के देख सकते हो है ना, जिस थीटा के लिए एफ एक्स मैक्सिमम है उसी थीटा के लिए लॉग एफ एक्स भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कॉमन होगा, मैक्सिमम वैल्यू चेंज होगी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कॉमन होगा, ठीक है ना। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कॉमन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये डेफिनेशन है एमएलई का, सिंपल। एमएलई क्या है? एमएलई ऑफ थीटा इज द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेस द लाइक्लीहुड फंक्शन। तब यहाँ पे पूरा कैलकुलस चलेगा अब, कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है, तुमने लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लिए, अब तुम डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करो, थीटा के वैल्यू निकालो, और जो थीटा की वैल्यू आएगी वो तुम्हारा एमएलई है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट जो आएगा लाइक्लीहुड फंक्शन का, उसमें हो सकता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो, तो आपको डिसाइड करना है कि जनरली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही आएगा। तो आपको जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड करना है लाइक्लीहुड फंक्शन का, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो हमारा एमएलई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा कैलकुलस छोड़ के जाएगा उनको दिक्कत आएगी, है ना। तो तुम्हें कैलकुलस ठीक ठाक आना चाहिए, वरना एमएलई के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इस तरह से है। बाकी रिमार्क में लिखा देता हूँ कि, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ likelihood function and log likelihood function are same. हाँ, दोनों का ना सेम ही होगा, आर इक्वल आर सेम, सेम ही होगा ना। ठीक है ना। देखो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो जितने क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ना, इन सब में आपको एमएलई फाइंड करना है। अब तो ये जो मेरा पर्पस क्या था, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखा है, अब इन सब क्वेश्चन में आपको एमएलई निकालने हैं। एक दो और लिख देता हूँ, 7वां के बाद मान लो 8वां यहाँ लिख देता हूँ कि x1 x2 xn इज यूनिफॉर्म 0 थीटा, एक ये है। 9वां लिख देता हूँ x1 x2 xn यूनिफॉर्म माइनस थीटा टू थीटा, ठीक है। और तो इन सारे क्वेश्चन में आपको एमएलई निकालना है एक्चुअली, ठीक है। तो इनडायरेक्टली पर्पस क्या था, एमएलई फाइंड करना। तो एमएलई के लिए आपको लाइक्लीहुड और लॉग लाइक्लीहुड निकालना ही पड़ेगा। तो पर्पस समझ आया, करना क्या है, यू हैव टू फाइंड लाइक्लीहुड फंक्शन, देन लाइक्लीहुड फंक्शन में डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल होगा, तो उस मुश्किल डिफरेंशिएशन से बचने के लिए हम लॉग लगा देते हैं। तो लॉग क्या करता है, जो पावर है उसको बाहर ले आता है, प्रोडक्ट को सम में ब्रेक कर देता है। तो डिफरेंशिएशन सम का आसान है ना, a प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना आसान है देन a इंटू बी, मतलब u इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट को लगाना पड़ेगा, u प्लस बी का डिफरेंशिएशन आसान है। तो लॉग क्या करता है, प्रोडक्ट को सम में ब्रेक कर देता है। तो लॉग लगाना यहाँ इसलिए लॉग लगाते हैं ताकि वो जो लाइक्लीहुड फंक्शन को इजी टर्म में ब्रेक कर देगा, एंड देन उस इजी टर्म को डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा, तो इसलिए हम लॉग लगाते हैं एक्चुअली। बाकी आप बिना लॉग लगाए सिर्फ लाइक्लीहुड फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। सो आप इन सारे क्वेश्चंस में एमएलई निकालो, यू फाइंड एमएलई इन ऑल दिस क्वेश्चंस। फिर मैं सॉल्व करता हूं, एक बार खुद से ट्राई करो, लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो, डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करो, देखो थीटा की क्या वैल्यू आई। तो समहाउ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है तुम्हें, ये है। वन बाई वन ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ऐसे ज़्यादातर लोग खुद ही कर लेंगे, जिनको समझ आ गया, डेफिनेशन समझ आ गया तो आसान तो है। और यही सब एग्जाम में भी आता है। अभी देखो पीवाई क्यूज दिखाऊंगा, सेम ही क्वेश्चन एग्जाम में आए, कोई अलग थोड़ी आ रहा है, इन्हीं में से एग्जाम में आया हुआ है।
सर लाइक्लीहुड फंक्शन लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का एमएलई सेम होगा। क्या क्या क्या? लाइक्लीहुड फंक्शन और लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का एमएलई सेम होगा। एमएलई सेम होगा ऐसा मैंने कहाँ है? एमएलई क्या होता है? एक तो तुम्हारा फंडा ही हिला हुआ है, तुम्हें ठीक से समझ ही नहीं आया टॉपिक। व्हाट इज एमएलई? एमएलई पैरामीटर का होता है। एमएलई होता है पैरामीटर का। लाइक्लीहुड फंक्शन लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा सेम होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा सेम होगा, क्रिटिकल पॉइंट सेम होगा। एमएलई पैरामीटर का होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन का एमएलई नहीं होता है। एमएलई हम किसका निकाल रहे हैं? वी हैव टू फाइंड एस्टिमेटर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। किसका एस्टिमेटर? अननोन पैरामीटर का। तो हम लोग पैरामीटर का एस्टिमेटर निकाल रहे हैं, तो उसके लिए मुझे लाइक्लीहुड फंक्शन या लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा सेम होगा। चेक करके देखो। हाँ हाँ हाँ, है ना, 12th क्लास में था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन। यस सर एमएलई की डेफिनेशन दिखा दी। जी, ये है एमएलई। यहाँ तो ठीक है ना, 8 क्वेश्चन था, तो 7वां इधर है बस, ये इस बीच में फिट नहीं हो पा रहा है। रुको, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो तो ये 8 क्वेश्चन है, इन 8 क्वेश्चन में आपको एमएलई निकालने हैं। यू हैव टू फाइंड एमएलई इन ऑल दीज 8 क्वेश्चंस। सर फर्स्ट और सेकंड में x बार, थर्ड में 1/x बार। ओके चलो यहाँ आंसर लिखेंगे अब। तो आपको फाइंड करना था लाइक्लीहुड फंक्शन, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, एमएलई। तो इसमें क्या करना है? यू हैव टू फाइंड लाइक्लीहुड फंक्शन, यू हैव टू फाइंड लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, एंड देन यू हैव टू फाइंड एमएलई। किसका एमएलई? थीटा का। तो बुक में देखोगे ऐसा नोटेशन लिखा होता है, थीटा कैप एमएलई, ये निकालने हैं। तो हर क्वेश्चन में ये 3 चीज़ करनी है आपको। अब आते हैं डेफिनेशन पे। ये रहा डेफिनेशन भाई, जिनको डेफिनेशन देखना है देखो। तो एमएलई का डेफिनेशन क्या है? ये है डेफिनेशन एमएलई का। नहीं ये नहीं, इधर ऊपर नहीं जाना, इतना ही 2 लाइन का डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एमएलई। सर रिमार्क में नीचे सेम लिखा है। रिमार्क्स में सेम लिखा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन आर सेम। यस, ये सेम है या इक्वल है। मतलब आप एल डैश थीटा को 0 पुट करो या स्मॉल एल डैश थीटा को 0 पुट करो, सेम वैल्यू को थीटा आएगी। देखो जल्दी। सो एक दो एमएलई मैं खुद निकाल देता हूँ, उसके बाद तो आसानी से। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं अगर कंटिन्यू करूँ, लेट से ये वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो ये मैंने सॉल्व किया था पहला वाला, ये बर्नौली थीटा था, तो हमने लाइक्लीहुड फंक्शन निकाले। सो दिस वाज द, देखो ये डोमेन है, और तुम्हें पता है ना कोई फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा कहाँ होगी? डोमेन के पॉइंट पे ही होगी। मतलब फंक्शन का डोमेन का ही पॉइंट होगा ना, जहाँ मैक्सिमम मिनिमा होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो जैसे ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, तो 0 1 के बीच कोई नंबर आएगा। ये लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है। अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। स्मॉल एल डैश थीटा, है ना, इसका डेरिवेटिव करो थीटा के रेस्पेक्ट में। तो थीटा की वैल्यू इस पर आ रही है। रुको 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे तो स्वेटर की क्या आ रहा है? एक ओके ठीक है, रुक जाओ। तो यहाँ से क्या होगा? डिफरेंशिएट कर लो सब लोग। तो यहाँ थोड़ा हो सकता है ना कैलकुलेशन मुश्किल हो दिया, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना मुझे लगता है आसान है ना। ये जो मैंने सिंप्लीफाई किया इससे बेटर है, ऊपर यहीं डिफरेंशिएट करना आसान है, ये ठीक है। बट यहाँ डिफरेंशिएट करना मुश्किल, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। तो इसको अभी रहने दो, इसको डिफरेंशिएट करना। अगर तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना आसान लगे तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट करना आसान लगे इसको कर लो, जो तुम्हें ठीक लगे। तो यहाँ से हम एल डैश थीटा निकालता हूँ, देखो। तो ये हो जाएगा समेसन एक्स आई अपॉन थीटा, बीच में है प्लस, है ना। तो यहाँ है, जैसे अभी लिख देता हूँ प्लस
यहीं लिख दूं, ये प्लस, अब ये n माइनस समेसन एक्स आई, n माइनस समेसन एक्स आई लॉग 1 माइनस थीटा का 1 माइनस थीटा और 1 माइनस थीटा का -1, तो इस प्लस को वो माइनस बना देगा ना, 1 माइनस थीटा है ना। तो एक बार सब लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। ये समेसन एक्स आई थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ वेरिएबल थीटा है, अब हमारा वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो समेसन एक्स आई अपॉन थीटा n माइनस समेसन एक्स आई अपॉन 1 माइनस थीटा, 1 माइनस थीटा का डेरिवेटिव माइनस दिस। अब हमें एल डैश थीटा को 0 पुट करना है, तो इसको जब 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यही आ गया, समेसन एक्स आई अपॉन थीटा इज इक्वल टू n माइनस समेसन एक्स आई अपॉन 1 माइनस थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा समेसन एक्स आई माइनस थीटा टाइम समेसन एक्स आई, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे n थीटा माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, माइनस थीटा इंटू समेसन एक्स आई, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम ही आ गया, ठीक है। ये थीटा इंटू समेसन, तो ये वाला ये तो ये सेम ही है ना, कैंसिल हो गया, तो बचा समेसन एक्स आई इज इक्वल टू एन थीटा। तो यहाँ एक ही पॉइंट मिला है एक्चुअली, और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा। अब तुम्हें डाउट हो तुम वेरीफाई कर सकते हो। अब मैंने एक क्रिटिकल पॉइंट निकाला था, अभी क्या आया, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब ऐसे लॉजिकली क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या हो सकता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, या हो सकता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी हो। तो कैसे चेक करोगे, तो दो तरीका था हमारे पास, आइदर यू अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या लगा लो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो और थीटा की जगह मतलब क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट रख के देखो, है ना। तो थोड़े से काम और करना, हालांकि यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लेकिन अगर तुम्हें वेरीफाई करना हो तो डबल डेरिवेटिव करो और थीटा की जगह ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये पता था ना, एफ डबल डैश सी, सी इज द क्रिटिकल पॉइंट, मतलब एफ डैश एक्स को 0 पुट किया, एक्स की वैल्यू सी आ गई, तो सी इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब डबल डैश सी निकालोगे, एफ डबल डैश सी, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, नेगेटिव आ गया डबल डेरिवेटिव तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, 0 आ गया टेस्ट फेल, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा। अब कैसे पता, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, तो या तो ऐसा देख लो, है ना, थीटा की वैल्यू जैसे 0 1 है, यहाँ पे बीच में थीटा है। अब चेक करो, इधर तुम्हारा आना चाहिए पॉजिटिव, इधर आना चाहिए नेगेटिव, तो एक्स की वैल्यू मैं इससे कम लूंगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा होगा ना, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो या तो ये चेक कर लो या ये चेक कर लो कि एफ डबल डैश थीटा नेगेटिव होगा, तो तुम ये चेक कर सकते हो, या तो ये वाला चेक करो या ये। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये था, तो वो लगा सकते हो। बट एक ही पॉइंट आया तो ये एम ही है, मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा। तो यहाँ पे जो एम आ गया इस क्वेश्चन में, मतलब फर्दर यू कैन वेरीफाई, मतलब मुझे पता है इसलिए मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं वेरीफाई करता, ठीक है ना। सो यू कैन वेरीफाई, ठीक है भाई। तो इसका मतलब है कि एक्स बार इज द एमएलई, तो यहाँ थीटा की जो एमएलई है, एमएलई ऑफ थीटा इज एक्स बार, जो कि है सैंपल मीन। ओके जी, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें। वैसे ही जो दूसरा क्वेश्चन मैंने किया था यहाँ देख लो, तो ये सेकेंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, मतलब थर्ड था उसमें एक्चुअली। तो यहाँ भी हमने लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन तो निकाल ही चुके हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है। आप यहाँ भी एल डैश थीटा निकालो, तो एल डैश थीटा निकालोगे तो एन अपॉन थीटा माइनस समेसन एक्स आई। अब क्या करोगे, एल डैश थीटा को 0 पुट कर दो, तो यहाँ होगा एन अपॉन थीटा इज इक्वल टू समेसन एक्स आई, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एन अपॉन समेसन एक्स आई, मतलब 1 अपॉन एक्स बार आ गया। तो इसका मतलब है, अच्छा मुझे कैसे पता फिर से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो मैं फिर कर रहा हूँ, आप चेक कर लो। यहाँ चेक करना और आसान है, हालांकि अगर यहाँ पे तो वेरीफाई करना भी आसान है। अगर मुझे श्योर होना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी है, तो मैं डबल डेरिवेटिव थीटा यहाँ निकाल देता हूँ। देखो, तो ये आ जाएगा -n/θ², जो कि नेगेटिव है, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा। तो इसका मतलब है, ये बताना चाह रहा है कि जो थीटा की वैल्यू आई 1 अपॉन एक्स बार इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज एमएलई,
तो इसीलिए यहां से MLE ऑफ थीटा जो आएगा 1/x बार है इस वाले PDF में। अगर मैं दूसरा PDF लिया होता 1/थीटा e की पावर माइनस XY थीटा, तो उससे x बार आंसर आता। ओके जी, तो हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करो, डेरिवेटिव 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, वो आ जाएगा। और यहाँ पे मजे की बात क्या है कि इन सब में जो थीटा है, जैसे यहाँ पे थीटा क्या था, यहाँ थीटा होता है मोर देन इक्वल टू 0, तो इसका जो पैरामीटर है वो है 0 से इन्फिनिटी, मोर देन इक्वल टू है तो 0 से इन्फिनिटी, यहाँ है थीटा 0 से इन्फिनिटी। तो एक चीज़ और है कि पैरामीटर में कहीं एक्स आई इन्वॉल्व नहीं है, अगर एक्स आई इन्वॉल्व होगा तो अभी देखते हैं आगे, ठीक है ना। तो जिन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस जिसके सपोर्ट में पैरामीटर्स आते हैं उसका टेक्निक थोड़ा चेंज हो जाता है, वो इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि उसके थीटा का जो रेंज आएगा उसमें भी एक्साइज आएंगे, तो आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। ठीक है भाई, कर पाओगे? देखो तो मैंने 2 क्वेश्चन तो कर दिए, बाकी ऐसे आपके लिए टोटल 8-9 क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने। तो 7th 8th 9th में आपको दिक्कत आएगी, एक बार सॉल्व करके देखो। 1 to 6 तो वैसे ही हो जाएगा, 6 में 2 पैरामीटर है, यहाँ भी दिक्कत हो सकता है कि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स है, बाकी में तो एक ही पैरामीटर है। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी देखोगे PYQs में यही सब आए हैं, कुछ बाहर का कुछ खास नहीं है। जिन लोगों ने निकाले हैं चलो बताओ, चेक कर ले किन लोगों ने। पहला क्वेश्चन, पहला का आंसर अभी हमने फाइंड किया x बार आया, दूसरे का आंसर x बार बता रहे थे, थर्ड का अभी निकाला 1/x बार आया, फोर्थ का वो तो क्या है, नॉर्मल थीटा 1 ये वाला, समेशन एक्स। इसका भी नहीं, समेशन एक्स आई क्यों आएगा, ये भी x बार आएगा, चेक करो। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करो, यहाँ भी x बार आएगा। यस सर, एक्स आ रहा है 5 में आके आंसर आएगा सर, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन, 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 to n। ये आंसर आएगा 5वें में। छठे आगे आंसर आएगा, सर एक्स बार और 1/n समेशन एक्स आई। तो इसमें 2 आंसर आएंगे है ना। म्यू का जो MLE होगा, तो म्यू कैप, तुम देखोगे बुक में कैप लगा रखा होता है, कैप मतलब एस्टिमेटर, तो म्यू कैप मतलब म्यू का एस्टिमेटर, तो म्यू कैप जो आएगा वो x बार आएगा, और सिग्मा स्क्वायर को मैंने, सिग्मा स्क्वायर का कैप क्या होगा सर 1/n समेशन i from 1 to n xi minus mu का स्क्वायर। नहीं, म्यू नहीं आएगा, xi माइनस x बार, हाँ वो तो उसका एस्टिमेटर है ना, म्यू का x बार रख दो, तो म्यू का, क्योंकि म्यू तो खुद अननोन है ना, तो हम लोग एस्टिमेटर निकाल रहे हैं, एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, और स्टैटिस्टिक में कहीं पैरामीटर नहीं आएगा, डेफिनेशन ही है स्टैटिस्टिक का कि इट इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल दैट इज फ्री ऑफ एनी पैरामीटर। तो यहाँ पे म्यू तो अननोन है, तो म्यू के प्लेस पे उसका एस्टिमेटर यूज होगा, i फ्रॉम 1 to n। तो ये जो सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर है, ये जो सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर है, सिग्मा स्क्वायर का जो एस्टिमेटर है वो आंसर आएगा 1/n समेशन, ये एस स्क्वायर नहीं है, तो यू कैन सी हेयर कि e ऑफ एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर जरूर होता है, बट MLE इज नॉट एस स्क्वायर, एस स्क्वायर में 1/n-1 आता है, तो जो सैंपल वेरिएंस है इज नॉट द MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर, सैंपल वेरिएंस इज नॉट द MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल में MLE ये वाला आएगा विच इज नॉट एस स्क्वायर। अगर इसको एस स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहोगे तो तुम्हें n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आएगा, तो ये हाँ, तो ये हमारा आएगा एक्चुअली MLE, दिस इज n-1/n, एस स्क्वायर इज द MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर। 7th का आंसर क्या आएगा, व्हाट इज आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन, ये है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, डबल एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल सिलेबस में नाम लिखा हुआ है,
उसी का दूसरा नाम है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो उसका आप पीडीएफ लगाइए और देखिए क्या आता है। फिर 8th का क्या आएगा, 9th का क्या आएगा। चलो 8th का आंसर यहाँ लिख देंगे और 9th का आंसर यहाँ लिख देंगे। ट्राई करो, जब तुम्हें एक दो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ तुम लोग ट्राई करो। तो एमएलई हमने लिखा है। एमएलई की तो एक प्रॉपर्टी ये होती है, ये हमेशा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है। अच्छा कंसिस्टेंट पता नहीं आप लोगों को, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्टली कि थ्योरम है ना, एमएलई इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर और let t be MLE of theta, then t will always converge in probability to theta। ठीक है ना, अगर t MLE है थीटा का तो t हमेशा कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना। तो ये तो हो गया एक थ्योरम। दूसरा थ्योरम ये है, ऐसा आपको कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में वो याद था थ्योरम, एक थ्योरम लिखाया था मैंने, रीमार्क। हमने ये लिखाए थे कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल t, या वहां पे ऐसा लिखा था व्हेन xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x, देन g ऑफ xn विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट। ये थ्योरम था कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में। g of x। सो g ऑफ x फॉर एनी फंक्शन g, फॉर एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वहां लिखाया होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था या एनी फंक्शन था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वहां लिखा होगा। फॉर एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जी वहां पे लिखा होगा। लेकिन यहां पे क्या होता है कि लेट टी बी MLE ऑफ थीटा। अगर टी MLE है थीटा का देन GT इज MLE, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा फॉर एनी फंक्शन। तो यहां किसी भी फंक्शन के लिए होल्ड करेगा, फॉर एनी फंक्शन जी, कॉन्टिन्यूटी इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर एनी फंक्शन जी। ये थ्योरम है जिसका प्रूफ आपको इजीली बुक में मिल जाएगा, जो कैसेला बर्गर वाली बुक है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, ऑथर है कैसेला बर्गर। तो वो जाके देखो, उसमें प्रूफ मिल जाएगा। नहीं तो रोहतगी वाली बुक जो है, विके रोहतगी एंड सेला वाली, तो उसमें भी प्रूफ मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो एक तो ये है ना। इसी को बाद में मैं बताऊंगा, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि T इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। अभी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर आगे डिफाइन करूंगा। इसी का मतलब होता है T इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो ये कहना ये चाहता है कि अगर T MLE है तो वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हमेशा होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी MLE की ये है कि इसको बोलते हैं इनवेरियंस प्रॉपर्टी। तो इस थ्योरम का नाम है इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ MLE। ये जो थ्योरम है ना, सो इस थ्योरम का नाम है इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ MLE। जो सिलेबस में जो यूज किया है वर्ड, इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ MLE। जैसे कई बार क्या होगा, तुमसे थीटा स्क्वायर का MLE पूछ लेगा। जैसे आपने अभी थीटा का MLE निकाला, x बार आया, बोलेगा थीटा स्क्वायर का MLE बताओ, तो x बार स्क्वायर हो जाएगा। बोलेगा लॉग थीटा का MLE बताओ, तो लॉग x बार हो जाएगा, है ना। बोलेगा साइन थीटा का MLE बताओ, तो साइन x बार हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन ऑपरेट कर दो, दैट्स ऑल। तो सिंपल फंक्शन ऑपरेट करना है। ई की पावर थीटा का MLE बताओ, तो ई की पावर x बार। ओके, और ये ऊपर वाला थ्योरम का नाम क्या है, कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी ऑफ MLE, है ना। तो ये जो थ्योरम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ MLE, इस थ्योरम का नाम है। तो कंसिस्टेंट अभी पढ़ाऊंगा तो समझ आएगा। तो ये तो दो प्रॉपर्टी है जो यूज होगा, बाकी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। देखो, तो अभी वापस क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार रीड कर लो, कहीं क्वेरी है तो पूछो। ये जस्ट प्रॉपर्टी MLE का कि T MLE है थीटा का, तो इट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी थीटा। और यही डेफिनेशन होता है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी लिख दिया हूँ। और इनवेरियंस प्रॉपर्टी में T MLE थीटा का है तो GT MLE होगा जी थीटा का, चाहे जी कोई भी फंक्शन हो। सो अब यहाँ पे आते हैं, जैसे इस क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। तो बताओ भाई, 7, 8, 9 का आंसर आया किसी का? चलो 7 में सॉल्व करता हूँ। देखो, तो 7 में क्या है, सर
सर 8 हाँ 8 में क्या, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। 8th में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके, और सर 9th में माइनस एक्सन से लेके माइनस x1। माइनस एक्सन से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके, 7th का सर एक्सन से लेके माइनस एक्सन से माइनस x1 तक। अच्छा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि मैक्सिमम। ये तो उल्टा नहीं हो गया, इंटरवल में हमेशा लेफ्ट साइड में छोटा नंबर होता है, यहाँ तो उल्टा हो गया। अच्छा, हो सकता है मिनिमम नेगेटिव हो, 1 मिनट रुको, तो मिनिमम छोटा है तो माइनस मिनिमम बड़ा हो सकता है। ठीक है, ओके। तो सर 7th में फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक आ रहा है क्या? हाँ हाँ, तो लाइक्लीहुड फंक्शन का पीडीएफ क्या होता है देखो। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 7th क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, देखो 7th 8 9 कर देता हूँ। तो ये जो 7th वाला है कि x1 x2 xn इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम लाप्लास थीटा 1, तो इसका पीडीएफ क्या होता है पहले तो ये बताओ। सो होता था 1/2b, तो b यहाँ 1 है ना, जो वहाँ पे 1/2b, तो b के जगह 1 है, 2 × 1 e की पावर माइनस x माइनस थीटा म्यू, ये है मेरे पास अभी। ठीक है, तो 1/2b, b तो 1 है, x माइनस थीटा बाई b होता है वहाँ पे, सो b इज 1 एक्चुअली। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखूंगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n, सो प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n 1/2 e की पावर माइनस मॉड एक्स आई माइनस थीटा, इसको बाहर निकालो, तो 1/2 की पावर n e की पावर माइनस समेसन मॉड एक्स आई माइनस थीटा i फ्रॉम 1 to n, ये दिस लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, सो स्मॉल l थीटा लिखोगे तो ये आ गया n log 1/2 माइनस समेसन मॉड एक्स आई माइनस थीटा i फ्रॉम 1 to n। अब डिफरेंशिएट तो तुम, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है 0 पे, तो अगर एक्स आई की वैल्यू, ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन ही नहीं है, उस एक्स आई बराबर थीटा अगर हो जाएगा तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल तो कर ही नहीं सकते तुम। तो आपको याद होगा मैंने पहली क्लास में एक थ्योरम लिखाया होगा, देखो याद करो अगर याद आ रहा है तो। एक तो मैंने ये थ्योरम लिखाए थे कि मॉड एक्स माइनस ए इज मैक्सिमम या मिनिमम, दिस इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ theta is x bar p of x मॉड एक्स माइनस ए, मीडियन हाँ ना, मीडियन ऑफ एक्स, मॉड स्क्वायर होगा तो मीन होगा, सो मीडियन ऑफ एक्स। फिर मैंने उसी दिन ये भी थ्योरम लिखाया होगा, समेसन एक्स आई माइनस, मान लो फॉर एग्जांपल ए है, आई फ्रॉम 1 to n, एक्स आई सैंपल है मान लो, तो दिस इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ ए इज व्हाट, सैंपल मीडियन। सैंपल मीडियन, और सैंपल मीडियन आज ही मैंने डेफिनेशन लिखाए हैं। सो ये है सैंपल मीडियन होगा जो सैंपल का x1 x2 xn का जो सैंपल मीडियन होगा वो आंसर आएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये माइनस लगा हुआ है, तो मुझे इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना, मैंने कहा लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑर्डर सेम रहता है इंक्रीजिंग फंक्शन में, तो ये मैक्सिमाइज करो या ये मैक्सिमाइज करो सेम बात है। तो मुझे इस पूरे क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है और ये माइनस में समथिंग है, तो ये जो माइनस हो रहा है इसको तुम अगर मिनिमाइज कर दो, जहाँ तो थीटा है ही नहीं ना, मुझे थीटा ढूंढना है, थीटा तो यहाँ तो है ही नहीं थीटा, तो इसका क्या मतलब है कि ये किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा, तो इसको तुम मिनिमाइज कर दोगे तो ये खुद ही मैक्सिमाइज हो जाएगा ना। इफ यू मिनिमम, यहाँ तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट दिस बिकॉज दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो आप ऐसे डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे। तो अब क्या सोचना है यहाँ पे, तो मुझे ये देखना है, या तो आप ऐसे सोचो कि ये लाइक्लीहुड फंक्शन ये पावर में नेगेटिव है, तो नेगेटिव है इसका मतलब इसकी वैल्यू जितना मैक्सिमाइज करेंगे ये उतना कम होता चला जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी उतनी कम हो जाएगी। इसको मैं जितना मिनिमाइज करूंगा इस वाली क्वांटिटी को, माइनस में है ना, तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो या दिस इज मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ ये जो क्वांटिटी है समेसन मॉड एक्स आई माइनस थीटा, यहाँ तो अभी स्मॉल लिखा हुआ है, दिस इज मिनिमम,
तो ये वाला तब मैक्सिमम होगा जब ये क्वांटिटी में, क्योंकि माइनस में है ना, जितना कम घटाओगे वैल्यू उतनी ज़्यादा बचेगी, जितना ज़्यादा घटाओगे वैल्यू उतनी कम बचेगी, वही चीज़ है। तो दिस इज मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ दिस इज मिनिमम। और ये मिनिमम कब है? इफ एंड ओनली इफ थीटा इज सैंपल मीडियन। तो सैंपल मीडियन इसका आंसर है। एंड व्हाट इज सैंपल मीडियन? तो इट डिपेंड्स ऑन एन। एन तो मैं लिखा ही नहीं है, तो क्वेश्चन है थीटा क्या है, तो इस क्वेश्चन में आंसर है सैंपल मीडियन। सो व्हाट इज द एमएलई ऑफ लाइक्लीहुड, क्या था, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन या डबल एक्सपोनेंशियल। तो थीटा का एमएलई सैंपल मीडियन है। सैंपल मीडियन का डेफिनेशन क्या है, तो हमने पहले ही लिख रखा है। तो सैंपल मीडियन मतलब थीटा होगा और डिपेंड करेगा एन क्या है, कि n प्लस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2। अगर n तुम्हारा ऑड हुआ, मान लो मैं n 100 दे देता तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आता, n 99 देता उसके अकॉर्डिंग आंसर आता। और यहाँ था nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बाई n बाई 2th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2। कब? जब n इवन है। दिस इज द ना, तो यही आ गया एमएलई। तो दिस इज एमएलई ऑफ थीटा, सैंपल मीडियन। और ये ऑलरेडी जैम में आया हुआ है, तुम देखो जाके, जैम 2022 का क्वेश्चन है ये। जैम 2022 का पेपर खोलो। तो आते हैं 9, तो यहाँ पे आंसर आया सैंपल मीडियन आ गया, तो इसका आंसर है सैंपल मीडियन। ठीक, अब आते हैं क्या 8th वाला, जिन लोगों ने सॉल्व किया 8th को देखो। 8th कह रहा है x1 x2 xn इज यूनिफॉर्म 0 थीटा। तो यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो 8th क्वेश्चन में मेरे पास जो रैंडम सैंपल है यूनिफॉर्म 0 थीटा, ठीक है। सो हाँ, तो उसको डिफरेंशिएट करके देखो तब भी आंसर यही आएगा। तुम्हें अगर लगता है डिफरेंशिएट करना आसान है तो सॉल्व कर लो, उसके अलावा डिफरेंशिएबल है ना, xi बराबर थीटा पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी पॉइंट पर डिफरेंस तुम चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हो, यू कैन ब्रेक इट ना। तुम इसके बारे में कहना चाह रहे हो, तुम इसको ब्रेक कर लो, 2 पार्ट में ब्रेक करना चाहोगे। एक में मान लो जब xi क्या मानोगे, जब xi मोर देन थीटा है, जब xi लेस देन थीटा तब सॉल्व हो, तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन ईजी होगा। इफ़ यू वांट कि ये फंक्शन वैसे कहने का मतलब ओवरऑल डिफरेंशिएबल नहीं है ना, इट्स नॉट डिफरेंशिएबल ऑन आर या नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो उसके लिए तुम करो डिफरेंशिएबल। अगर तुम्हें लग रहा है डिफरेंशिएबल मतलब एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, थीटा इज इक्वल टू एक्साइज पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एक्साइज में क्या क्या है x1 x2 x3 x4 x5 xn, इस तरह से। अब उसको ब्रेक कर दो, तुम चाहो तो वो भी कर सकते हो, यू कैन ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट। क्या 2 पार्ट में ब्रेक करोगे, जब थीटा लेस देन xi है तो अलग होगा, थीटा मोर देन xi के लिए अलग होगा, फिर डिफरेंशिएट करके यही आंसर लाओ। अगर तुम ठीक से तुम्हें मैथमेटिक्स अच्छी आती है तो आ जाएगी, वो भी एक तरीका है। तो उसमें मुझे उस पॉइंट को अवॉइड करना होगा जहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो प्रूव करके देखो, ये तभी आंसर यही आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें आना चाहिए। तो मैंने इस थ्योरम का हेल्प लिया है, नहीं तो तुम डिफरेंशिएट करके करो, तो डिफरेंशिएट उस पॉइंट पे नहीं करना होगा जहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो वैसे ब्रेक कर लो, ऐसे थोड़ी तुम लिख दोगे मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तुम्हें इसको ब्रेक करना होगा पार्ट्स में। तो डिफरेंशिएबल है ये, ऐसे तो डज नॉट एग्जिस्ट है ये, ठीक है। मॉड एक्स डिफरेंशिएबल थोड़ी है कि हम इसे किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो उसके लिए ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हें कि एक्स पॉजिटिव तो अलग है, नेगेटिव है तो अलग है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो इन जनरल हमें क्या पता है एक्स क्या है यहाँ पे, तो वैसे थोड़ी लिख सकते हैं हम डायरेक्टली कि मॉड एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो उसके लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए ब्रेक करो कि पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा, देन यू ट्राई, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा आंसर, है ना। तो उससे भी निकालो, उससे भी आंसर ये, अगर तुम्हें उस तरह कर पाओगे तो भी सही है, तो आंसर तब भी यही आएगा। सो आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th ना। 8th में देखो क्या है, 8th वाला पार्ट जो था, 8th में क्या है कि यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो इसका पीडीएफ क्या है तुम्हारे पास, fx है 1/थीटा, जहाँ x की वैल्यू 0 से थीटा में है। अभी इक्वलिटी लेंगे, क्योंकि इक्वलिटी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, यू कैन टेक इक्वलिटी। अब यहाँ पे क्या आएगा, लाइक्लीहुड फंक्शन अगर लिखेंगे, so that likelihood function is f of xi I from 1 to n। अब ध्यान रखना, देखो यहाँ पे थीटा अवेलेबल है, हम थीटा का फंक्शन ले रहे हैं, तो थीटा यहाँ भी है, तो इसको तुम छोड़ नहीं सकते। अभी तक तुम देखते हो कि हमने सपोर्ट को कंसीडर ही नहीं किया,
जितने क्वेश्चन मैंने लाइक्लीहुड फंक्शन लिखे हैं हमने सपोर्ट को ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि उसमें थीटा इन्वॉल्व था ही नहीं और हम थीटा का फंक्शन लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको ध्यान नहीं दिया कि एक्स का रेंज क्या है। लेकिन यहाँ पे आप इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को। वाई? बिकॉज थीटा इज इन्वॉल्व हेयर और हम थीटा का ही फंक्शन लिख रहे हैं, तो मुझे इसको भी साथ में लिखना पड़ेगा। जहाँ पे सपोर्ट में थीटा नहीं है तो उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि अब हमारा फंक्शन थीटा का है, तो हमें थीटा से मतलब है, अब एक्साइज से मतलब नहीं है ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे थीटा यहाँ भी इन्वॉल्व है, तो उसको मुझे लेके चलना पड़ेगा अब। तो यहाँ से आएगा एफ एक्स आई है 1/थीटा आई फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ कितने हैं, जैसे जब आई को 1 रखोगे तो fx1 इंटू fx2 इंटू fx3 इंटू fx4, तो साथ में ऐसा चलेगा थीटा मोर देन इक्वल टू x1 एंड थीटा मोर देन इक्वल टू x2 एंड थीटा मोर देन इक्वल टू xn। ये चीजें अभी साथ में डोमेन में चलेंगी। ये डोमेन लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये फंक्शन है ना, तो दिस सपोर्ट इसको साथ ले, क्योंकि थीटा का रेंज ये है ना, सो थीटा को हम यहाँ पे छोड़ नहीं सकते क्योंकि थीटा का रेंज फिक्स है, तो उस फंक्शन का डोमेन यहीं से आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, इसका कॉमन, हमने पहले भी इस चीज़ को बताया आपको थ्योरम के थ्रू कि थीटा मोर देन x1, थीटा मोर देन है तो क्या हो जाता है, मोर देन है तो मैक्सिमम, अगर लेस देन होता है तो मिनिमम लेते हैं, मोर देन है तो मैक्सिमम लेते हैं, फाइन। सो मोर देन इक्वल टू है तो मैक्सिमम है, तो यहाँ आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn। इसी को आप nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कहते हो, जिसका मतलब है कि थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अभी ऐसे लिख लो। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, लाइक्लीहुड फंक्शन जो आया 1/थीटा की पावर n, जहां थीटा इज मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और इसका मतलब है थीटा बिलोंग्स टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टू इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म जीरो थीटा में थीटा तो पॉजिटिव होगा, थीटा मोर देन जीरो है ना, थीटा इज मोर देन जीरो, और यहाँ थीटा मोर देन इक्वल टू xn है, तो इसका कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, xn है ना, एक्साइज तो हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो ये हमारे पास डोमेन क्या आया फंक्शन का, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टू इन्फिनिटी। तो ये एक फंक्शन है जिसका ये डोमेन है। अब फिर से क्वेश्चन वही है, क्या, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना। सो फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल लो। तो देखो इस इंटरवल में थीटा की कौन सी वैल्यू है जो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देगी। आप लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इफ यू टेक द लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, स्टिल वही बात है, आप लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन कंसीडर, किसको मैं स्मॉल एल थीटा बोलते हैं, तो ये आ जाएगा -n log थीटा, और अगेन थीटा इज इन द सेम इंटरवल nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टू इन्फिनिटी। अब आप इसको मैक्सिमाइज करो, यू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, बताओ थीटा के वैल्यू इस इंटरवल में क्या है ताकि ये मैक्सिमम हो जाए। अब डिफरेंशिएट करोगे थीटा तो निकलेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ नोटिस करोगे आप, अगर आप एल डैश थीटा निकाल रहे हो तो -n/थीटा जो कि नेगेटिव है हमेशा, तो इसका क्या मतलब है, नेगेटिव फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस। तो मतलब अपने डोमेन पे हमेशा ये डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली नेगेटिव है, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, जैसे कोई फंक्शन मान लो यहाँ एग्जांपल ये डोमेन में ए से डिफाइन, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ये अपने डोमेन के जो पहला पॉइंट होगा उसी पे मैक्सिमा होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है ना, एक्स की वैल्यू जितनी बढ़ाओगे फंक्शन की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो ये इसका डोमेन है, और ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव, इसको डिफरेंशिएट करोगे नेगेटिव आएगी। तो दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन तो एक्स की जितनी वैल्यू बढ़ेगी फंक्शन उतनी घटती चली जाएगी। तो एक्स का जो सबसे छोटी वैल्यू है उस पे फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू अटेंड करेगी, वैल्यू एक्स की बढ़ाओगे वैल्यू घटती है। मुझे मैक्सिमाइज करना है इसको, तो सिंपल यहाँ से लॉजिकली आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ से ये समझ आता है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन एल थीटा या एल थीटा, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो ये फंक्शन मान लो यहाँ पे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमम कहाँ पे आएगी, है ना, मान लो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम तो यहीं पे मिलेगी ना, बाकी तो डिक्रीज कर जाएगी। सो
theta is equal to nth order statistics is point of maxima and that's why it is MLE. एंड इसीलिए थीटा इज इक्वल टू जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है दिस इज MLE ऑफ थीटा. कैप लगा दो यहाँ पे. तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आंसर है. ऐसे ही अगले क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलर है. तो समहाउ MLE का मतलब है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर और डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द लाइक्लीहुड फंक्शन. तो आपको लाइक्लीहुड फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है. तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी लाइक्लीहुड फंक्शन वो पॉइंट MLE होगा थीटा का. लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा. तो आपको थीटा का डोमेन का ध्यान रखना है. तो जिन डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ सपोर्ट डिपेंड कर रहा है पैरामीटर पे तो वहाँ पे इस तरह का डोमेन बन के आएगा. ये डोमेन है, इसी इट इज द पैरामीटर स्पेस है ना. यही पैरामीटर स्पेस है यहाँ पे. सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा. तो उस केस में यहाँ पे ये है, अभी यहाँ पे ये होगा. एंड देन यू सी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. कुछ डाउट है किसी को? ठीक है. ये एक दो और सर क्वेश्चन. हाँ सर लास्ट क्वेश्चन. हाँ. u माइनस ये वाला देखो. तो 9th जो क्वेश्चन है यहाँ मैंने स्पेस छोड़े थे एक पेज है ना. तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं. या ना देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि x1 x2 xn इज यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा. तो डायरेक्टली मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिख देता हूँ. देखो तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ fxi i फ्रॉम 1 to n. तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ, इसका PDF होगा 1/2 थीटा. ये है. अब देखो ध्यान से. तो fxi तो x1 की वैल्यू माइनस थीटा प्लस थीटा में है. x1 इज बिटवीन माइनस थीटा एंड प्लस थीटा. x2 इज बिटवीन माइनस थीटा एंड प्लस थीटा एंड सो ऑन. ये चलता रहेगा. xn इज बिटवीन माइनस थीटा एंड प्लस थीटा. अब इसको ठीक से पहले ऑर्गेनाइज करो क्योंकि हमें थीटा को देखना है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक है. तो इसको थीटा के टर्म में देखो क्या होगा. तो पहले थीटा का सोचो क्या हो रहा है एक्चुअली. सो ईच थीटा जो है थीटा इज मोर देन इक्वल टू x1, थीटा इज मोर देन इक्वल टू x2 एंड थीटा इज मोर देन इक्वल टू xn. तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा? थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn. अब दूसरा साइड देखो. दूसरा साइड माइनस थीटा लेस देन x1 माइनस थीटा लेस देन x2. तो दूसरा साइड है माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू x1 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू x2 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू xn. तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? ये एक साथ है. एंड सो माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू व्हाट? जब लेस देन इक्वल टू में मिनिमम आता है, मोर देन इक्वल टू में मैक्सिमम आता है. तो यहाँ पे आएगा मिनिमम ऑफ x1 x2 xn है ना, जो कि ये. तो यहाँ से क्या समझ आया आपको? तो द लाइक्लीहुड फंक्शन वी हैव इज 1/2 थीटा की पावर n. और यहाँ से आया थीटा इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. एंड यहाँ से क्या समझ आया? माइनस थीटा इज लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. इसको और थोड़े ऑर्गेनाइज करो तो क्या होगा? यहाँ से इसको मैं फिर से अगर लिखूंगा सो इस चीज़ को आप फिर से लिखेंगे तो आएगा थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और माइनस को उधर भेज दो. थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. अच्छा जिन्होंने आंसर बताया वो गलत आंसर है. ठीक है देखो. तो यहाँ से क्या आएगा? अब थीटा मोर देन दिस एंड थीटा मोर देन दिस. अब ये दोनों से इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? तो अगेन यही वाली सिचुएशन आ गई ना. मतलब थीटा मोर देन समथिंग एंड थीटा मोर देन समथिंग एल्स. तो दोनों का मैक्सिमम लेना पड़ेगा. तो इसका कॉमन सॉल्यूशन आएगा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बोथ. तो यहाँ होगा मैक्सिमम ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. ये मैक्सिमम. तो अब यहाँ पे आ जाओ. तो ये तो हमने डोमेन डिसाइड किया. तो फाइनली एट द एंड ये क्या है? दिस इज डोमेन ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन. तो अभी तक जो कर रहे थे वो हम डोमेन निकाल रहे थे लाइक्लीहुड फंक्शन का. इनिशियली जो क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में है 1/2 थीटा एक्स आई बिटवीन माइनस थीटा एंड प्लस थीटा. तो वहां एक्स आई का डोमेन पता है तुम्हें. अब हमें थीटा का डोमेन चाहिए. तो यहां से फाइनली क्या मिला? लाइक्लीहुड. सो दिस एंड थीटा बिलोंग्स टू दिस. तो यहाँ ऐसा हो गया कि थीटा बिलोंग्स टू द इंटरवल मैक्स ऑफ दिस टू नंबर
इन दोनों में जो भी मैक्सिमम है, तो ऐसे लिख लो ब्रैकेट में माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टू इन्फिनिटी। मान लो ये नंबर k है, लेट्स से कांस्टेंट k है या कुछ t मान लो, तो थीटा मान लो इसका नाम अगर मैं t रख दूं फॉर एग्जांपल, तो ये हो गया थीटा बिलोंग्स टू t से इन्फिनिटी। और ये सेम लॉजिक हो गया, अब तो सेम लॉजिक नहीं है। अब ये फंक्शन क्या डिक्रीजिंग है कि नहीं, स्मॉल एल थीटा लिखोगे आएगा माइनस n log 2 थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल t, मैंने इसका नाम रखा है। अगेन दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, सो एल डैश थीटा आएगा माइनस एन अपॉन 2 थीटा इंटू 2 कट के माइनस एन अपॉन थीटा ही आ जाएगा, ठीक है, जो कि डिक्रीजिंग है। इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू टी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड इसका मतलब ये हो गया कि थीटा कैप इज टी, मतलब एम जो थीटा का है ना, एम इज इक्वल टू टी। टी क्या था, दिस क्वांटिटी। तो आंसर है इस क्वेश्चन का, सो व्हाट इज एम ऑफ दिस क्वांटिटी, ये है मैक्सिमम ऑफ, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम आएगा। अब ये डेटा पॉइंट के थ्रू हम दिखा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, आपको x1 x2 x3 x4 की वैल्यू दे देगा, अब बोलेगा वैल्यू बताओ, तो वो PYQs करेंगे, अभी समझ आएगा कि इसको डेटा पॉइंट में कैसे, जैसे आपको नंबर्स दे देगा, अब नंबर्स के टर्म में आपको ढूंढना पड़ता है कि मैक्सिमम क्या है, तो माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये MLE है ना, तो यहाँ पे मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। देख लो एक बारी, किसी को डाउट है तो बताओ। किन दोनों को ऐड करके, ऐसे कैसे ऐड कर देंगे अपनी मर्जी से हमें कॉमन डोमेन निकालना है। ये तुम ऐसे ही बात करो, जैसे कहीं लिखा हुआ है थीटा मोर देन 1 थीटा मोर देन 2, तुम कहोगे ऐड कर देते हैं तो x मोर देन 3y 1.5 हो गया, तो गलत नहीं हो जाएगा? ऐसे क्यों कर देंगे? हमें डोमेन निकालना है ठीक से। दो इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है एवरेज तो ही निकालना है, हमें कॉमन डोमेन निकालना है। अगर कोई कहीं दे रखा है कि मान लो x की वैल्यू 1, मान लो यहाँ पे जैसे 0 है, x मोर देन 1 x मोर देन 0, तो तुम क्या कहोगे, x मोर देन 0.5 ले लो। ठीक है जी, ये आंसर है। आई थिंक टाइम भी हो गया है, ज़्यादा ही हो गया होगा, अरे यार 10 मिनट ज़्यादा हो गया। चलो ठीक है, ये स्टॉप करते हैं, थैंक यू। आज सिर्फ हमने MLE किया, अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तो MLE वाले क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, कोई भी जो डाउट होगा कल डिस्कस करो MLE पे, और जो पुराने डाउट्स रह गए उसको कलेक्ट करके रखो। अभी डाउट सेशन होगा उसमें पूछना, रात को पूछो या एक डाउट सेशन अलग से क्लास रखेंगे तो उसमें पूछ सकते हो इसी बैच में। चलो अभी के लिए थैंक यू। हाँ।